जैसा कि हम सभी जानते हैं कि निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी हो, सभी कंपनियां भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अधीन ही संचालित की जा सकती हैं। किंतु निजी कंपनियों को कुछ विशेषाधिकार एवं छूटें प्रदान की गई हैं, जिसका लाभ उठाने का उनको हक प्राप्त है। इन विशेषाधिकारों एवं छूटों का लाभ सामान्यतः केवल उन्हीं निजी कंपनियों को उठाने का हक है जो किसी भी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनियां नहीं हैं, अर्थात स्वतंत्र निजी कंपनियां हैं। यानी कि केवल स्वतंत्र निजी कंपनियां ही उन विशेषाधिकार और छूटों का लाभ उठा सकती हैं। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उन निजी कंपनियों को कौन कौन सी छूटें और विशेषाधिकार प्राप्त हैं सार्वजनिक कंपनियों की तुलना में। तो सबसे पहली बात न्यूनतम सदस्य संख्या की है। धारा 3(1) के अनुसार एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम 2 सदस्यों की ही आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात प्रॉस्पेक्टस की है, प्रविवरण की है। धारा 23(1) कहती है कि एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती तथा उसको प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी को जनता से प्रतिभूतियां आमंत्रित करनी पड़ती हैं। उसमें पैसा लगाने के लिए ऋण अंशों और ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित करना पड़ता है, इसलिए उसे प्रविवरण जारी करना पड़ता है। लेकिन धारा 23(1) में एक निजी कंपनी को प्रविवरण जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात मिनिमम सब्सक्रिप्शन की है, न्यूनतम अभिदान की है। धारा 39 कहती है कि एक निजी कंपनी को बिना न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए ही प्रतिभूतियों का आवंटन कर सकती है। यानी न्यूनतम अभिदान प्राप्त करने के लिए जनता को आमंत्रित करना नहीं होता है, इसलिए वो बिना जनता को आमंत्रित किए, बिना न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए ही प्रतिभूतियों का आवंटन कर सकती है। जबकि सार्वजनिक कंपनी जब तक जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर दे, तब तक वह न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त नहीं कर सकती है। चौथी बात संचालकों की न्यूनतम संख्या के बारे में है। ये भी एक विशेषाधिकार तथा छूट प्राप्त है। धारा 149(4) कहती है कि एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर प्रत्येक निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने आवश्यक हैं, किंतु सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक हैं। तो ये संचालकों की संख्या के बारे में भी निजी कंपनी को विशेषाधिकार तथा छूट प्राप्त है। अगली विशेषाधिकार या छूट के रूप में बारी से निवृत्त होने वाले संचालकों की बात है, रोटेशनल डायरेक्टर। धारा 152(6) कहती है कि किसी भी निजी कंपनी में बारी बारी से निवृत्त होने वाले रिटायरिंग बाय रोटेशन, जिसको हम रोटेशनल डायरेक्टर्स के रूप में जानते हैं, होने वाले संचालकों की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है, किंतु प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के कुल संचालकों में से कम 2/3 संचालक बारी बारी से निवृत्त होने वाले अवश्य होने चाहिए। ऐसे संचालकों में से 1/3 संचालक प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा के समय निवृत्त होते हैं। अगला विशेषाधिकार और छूट के रूप में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की हम बात करें तो सेक्शन 149(4) धारा 149(1) कहती है कि एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर, धारा 149(4) के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग या वर्गों की सार्वजनिक कंपनियों के संचालक मंडल के कुल संचालकों में से कम 1/3 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होने चाहिए, किंतु निजी कंपनियों के संचालक मंडल में स्वतंत्र संचालक होने अनिवार्य नहीं है।
अगले विशेषाधिकार और छूट के बारे में, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, लघु अंशधारियों के संचालक के बारे में बताया गया है। विशेषाधिकार दिया गया है, किसी भी निजी कंपनी के लिए लघु अंशधारियों में से कोई संचालक नियुक्त करना आवश्यक नहीं है, किंतु सभी सूचीबद्ध कंपनियों को लघु अंशधारियों में से भी एक संचालक नियुक्त करना आवश्यक हो जाता है यदि कम से कम 1000 लघु अंशधारी अथवा कुल लघु अंशधारियों में से कम 10% अंशधारी उनमें से संचालक नियुक्त करने का नोटिस देते हैं। तो धारा 151 तथा नियम 151 के अनुसार लघु अंशधारियों में से भी कोई संचालक नियुक्त करना आवश्यक नहीं होता। अगला विशेषाधिकार या छूट के रूप में नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स की बात है। संचालक पदों की संख्या, धारा 165 कहती है, प्रत्येक निजी कंपनी किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना संचालक नियुक्त कर सकते हैं जो अधिकतम 20 कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इरादा रखता है, किंतु कोई भी सार्वजनिक कंपनी केवल उन्हीं व्यक्तियों को संचालक पद पर नियुक्त कर सकती है जो अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियों या उनकी सहायक कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इरादा रखते हैं। यानी कि निजी कंपनी में तो 20 कंपनियों में भी संचालक पद धारित करने का इरादा रखा जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में जो 10 सार्वजनिक कंपनियों या उनकी सहायक कंपनियों में ही संचालक पद धारित करने का इरादा रखते हैं, केवल उन्हीं को संचालक नियुक्त किया जा सकता है। अगला विशेषाधिकार या छूट की मैनेजरियल पर्सनल के बारे में है। सेक्शन 2031 और रूल MR8 एंड MR8A के अनुसार केवल सूचीबद्ध कंपनियों तथा 10 करोड़ रुपए या अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी वाली कंपनियों को ही मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त करने पड़ते हैं। जिनको हम की मैनेजरियल पर्सनल कहते हैं, वो केवल सूचीबद्ध कंपनियों तथा 10 करोड़ रुपए या अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी वाली कंपनियों को ही मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी नियुक्त करने पड़ते हैं, किंतु निजी कंपनियों में मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त किया जाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि 5 करोड़ रुपए से अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी वाली सभी कंपनियों को कंपनी सचिव की नियुक्ति अवश्य करनी पड़ती है। तो ये मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के बारे में ये विशेषाधिकार है। प्रबंधकीय पारिश्रमिक की हम बात करें तो धारा 197 सेक्शन 197 के अनुसार कोई भी स्वतंत्र निजी कंपनी या उसकी सहायक निजी कंपनी अपने शुद्ध लाभों के 11% से अधिक राशि का भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है, भुगतान कर सकती है, किंतु सार्वजनिक कंपनी को 11% की सीमा के भीतर ही प्रबंधकीय पारिश्रमिक देना होगा। यानी कि एक विशेषाधिकार है कि 11% से ज़्यादा भी अपने लाभों का, शुद्ध लाभों का प्रबंधकीय पारिश्रमिक एक निजी कंपनी दे सकती है। अगला विशेषाधिकार या छूट फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में है कि कोई भी निजी कंपनी अपने अंशों के क्रय के लिए किसी को भी कितनी भी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, अपने ही अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, किंतु सार्वजनिक कंपनी इस अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर ही इस प्रकार की वित्तीय सहायता दे सकती है। तो वित्तीय सहायता के बारे में भी ये विशेषाधिकार निजी कंपनी को प्राप्त है। अगला विशेषाधिकार कोरम के बारे में है। कोरम, जिसे हम कार्यवाहक संख्या के रूप में जानते हैं, कार्यवाहक संख्या किसी भी सभा की व्यवस्था को, कार्यवाही को चलाने के लिए जो न्यूनतम कार्यवाहक संख्या होती है उसको कोरम कहते हैं। यदि निजी कंपनी के अंतर्नियमों में कोई भी अलग से प्रावधान नहीं किया गया है तो कंपनी की सभा में यदि कंपनी के 2 सदस्य भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो जाते हैं तो उस सभा की
कार्यवाहक संख्या की पूर्ति मान ली जाती है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी की सभा के लिए कार्यवाहक संख्या या गणपूर्ति सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या कंपनी की कुल सदस्य संख्या के हिसाब से ही डिसाइडेड होती है, यानी कि कितने सदस्य उसके हैं और उसके अनुसार कितने सदस्य उपस्थित होंगे तब कोरम पूरा हुआ माना जाएगा। इसके संबंध में कंपनी अधिनियम में व्यवस्था है कि अगर कंपनी के कुल सदस्यों की संख्या 1000 है तो कम से कम 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने आवश्यक हैं। यदि 1001 से 5000 तक सदस्य हैं तो कम से कम 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए, तब कोरम पूरा हुआ माना जाएगा। और अगर 5000 से अधिक कंपनी के सदस्यों की संख्या है तो उसमें कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे, तभी कोरम की पूर्ति मानी जाएगी, न्यूनतम कार्यवाहक संख्या मानी जाएगी। तो इस प्रकार से निजी कंपनी को कोरम के संबंध में विशेषाधिकार प्राप्त है। अगली विशेषाधिकार के रूप में रिपोर्ट ऑन एजीएम, रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। सेक्शन 121 धारा 121 के अनुसार वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन के बारे में है। प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को अपनी प्रत्येक एनुअल जनरल मीटिंग में निर्धारित रीति से एक प्रतिवेदन तैयार करना पड़ता है और उसे पहले से रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। लेकिन एक निजी कंपनी को ये छूट प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त है कि उसको इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन तैयार नहीं करना पड़ता। तो वार्षिक साधारण सभा की रिपोर्ट के बारे में भी धारा 121 में इनको विशेषाधिकार प्राप्त है। और अंतिम विशेषाधिकार के रूप में सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन के बारे में है, सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक है और जिसका टर्नओवर विक्रय 250 करोड़ रुपए या अधिक का है, 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक का है, उसको अपने संचालकों के प्रतिवेदन के साथ एक सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन, जिसको सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट भी कहते हैं, ये लगाना पड़ता है। लेकिन निजी कंपनी को यह विशेषाधिकार या छूट प्राप्त है कि उसको इस प्रकार का कोई भी प्रतिवेदन संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 204 और रूल MR 9 के अनुसार एक निजी कंपनी को इस प्रकार का कोई भी प्रतिवेदन या सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने जो प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस की जो बात की निजी कंपनियों को, जो विशेषाधिकार और छूटों का जिक्र जो हमने किया, उसके अतिरिक्त MCA ने 5 जून 2015 को एक अधिसूचना जारी कर कुछ और विशेषाधिकार और छूट प्रदान कर दिए हैं, जिसमें हम जिक्र करें तो पहला, कोई भी निजी कंपनी विभेदात्मक लाभांश एवं मताधिकार युक्त अंश निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना ही निर्गमित कर सकती है। अगर उसके अंतर नियमों में व्यवस्था की गई है, सीमा नियम और अंतर नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था अगर कर दी गई है, तो कोई भी निजी कंपनी विभेदात्मक लाभांश एवं मताधिकार युक्त अंश निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना ही निर्गमित कर सकती हैं। दूसरा, कोई भी निजी कंपनी विभेदात्मक मताधिकार युक्त अंश निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना ही निर्गमित कर सकेंगी यदि उनके पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों में कोई व्यवस्था की गई है। धारा 47 कहती है कि कोई भी निजी कंपनी अगर अपने सीमा नियम और अंतर नियमों में व्यवस्था कर लेती है तो विभेदात्मक मताधिकार युक्त अंश निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना ही निर्गमित कर सकेगी। तीसरा, कोई भी निजी कंपनी अपने सदस्यों को दिए गए अंशों के अनुगामी निर्गम के प्रस्ताव को 15 दिनों से कम अवधि के लिए खुला रख सकती है। फॉलोअप जो इश्यूज होते हैं
उनके प्रस्तावों को 15 दिनों से कम अवधि के लिए खुला रखा जा सकता है। ये भी एक विशेषाधिकार प्राप्त है। चौथा, किसी भी निजी कंपनी के लिए अंशों के फॉलोअप इश्यू के प्रस्ताव की सूचना उस निर्गम के खुलने से कम 3 दिन पूर्व देना अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि जो अनुगामी निर्गम, जिसको हम फॉलोअप पब्लिक इशू बोलते हैं, पब्लिक इशू तो नहीं हो सकता, लेकिन जो जारी किया जाता है अनुगामी निर्गम, उसके प्रस्ताव की सूचना उस निर्गम के खुलने से कम 3 दिन पहले देनी होती है पब्लिक कंपनीज में। वो यहाँ निजी कंपनियों के लिए छूट दी गई है कि उनको कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य नहीं होगा। पांचवा, कोई भी निजी कंपनी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, जिसको हम ESOP बोलते हैं, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, स्टॉक विकल्प योजना के अधीन अपने कर्मचारियों को अंशों का प्रस्ताव कंपनी की सभा में साधारण संकल्प पास करके ही कर सकती है। जबकि सार्वजनिक कंपनियों में एक विशेष संकल्प पारित करना होता है कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के लिए। यहाँ पर निजी कंपनी को छूट प्राप्त है कि वह साधारण सभा में साधारण संकल्प पारित करके ही कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो अपने कर्मचारियों को दे सकती है। नेक्स्ट, कोई भी निजी कंपनी जो कुछ शर्तों को पूरा करती है वह पूंजी में कमी संबंधी प्रावधानों की अनुपालना किए बिना अपने अंशों को खरीद सकती है। यदि किसी अन्य निगम निकाय ने उस कंपनी की अंश पूंजी में कोई धन निवेश नहीं किया है, या यदि उस निजी कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं अथवा किसी भी निगम निकाय से उधार ली गई राशि उसकी प्रदत्त अंश पूंजी से दुगनी अथवा 50 करोड़ रुपए से जो भी कम हो के बराबर हो, तथा उस कंपनी द्वारा अंश क्रय के ऐसे व्यवहार के समय ऐसी उधारी के पुनर्भुगतान में कोई त्रुटि नहीं की गई है, तो कोई भी निजी कंपनी पूंजी में कमी संबंधी प्रावधानों की अनुपालना किए बिना ही अपने अंशों को खरीद सकती है। नेक्स्ट विशेषाधिकार की हम बात करें तो कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रदत्त अंश पूंजी अथवा मुक्त संचय कोष के कुल योग के बराबर राशि अपने सदस्यों से जमा के रूप में प्राप्त कर सकती है। धारा 73(2) कहती है कि कोई भी निजी कंपनी अपने प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त संचय कोष के कुल योग के बराबर की राशि अपने सदस्यों से जमा के रूप में प्राप्त कर सकती है, लेकिन अपने सदस्यों से। नेक्स्ट, यदि किसी निजी कंपनी के अंतर नियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं है तो भी उस निजी कंपनी पर कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधान लागू होंगे, जिसमें से मुख्य हैं कंपनी की साधारण सभा की सूचना संबंधी प्रावधान, कंपनी की साधारण सभा में किए जाने वाले प्रत्येक विशेष कार्य के संबंध में तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण संबंधी प्रावधान, साधारण सभा के कोरम, जिसको हम गणपूर्ति संबंधी प्रावधान भी बोलते हैं, वे प्रावधान, साधारण सभा के सभापति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान, परोक्षियों संबंधी प्रावधान, मताधिकार पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान, हाथ उठाकर मतदान संबंधी प्रावधान, मतांकन द्वारा मतदान की मांग के संबंध में प्रावधान। ये इस प्रकार के प्रावधान नहीं हो तब भी वो कंपनी, निजी कंपनी के कंपनी अधिनियम के निम्नांकित प्रावधान जो ऊपर बताए गए वो सारे लागू किए जा सकते हैं, जिसमें मेन आपके साधारण सभा की सूचना से संबंधित हो गया, कोरम से संबंधित हो गया, सभापति के निर्वाचन से संबंधित हो गया, मताधिकार पर प्रबंध संबंधी हो गया, हाथ उठाकर मतदान जो है उसके संबंध में हो गया, और या मतांकन द्वारा मतदान की मांग के संबंध में हो गया। ये सारे प्रावधान कंपनी अधिनियम के अनुसार लागू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, किसी भी निजी कंपनी को अपने संचालक मंडल की सभा में पारित संकल्पों को रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रावधान की विशेषाधिकार की हम बात करें तो कोई भी निजी कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 100 करोड़ रुपए से कम है, वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है जो पहले से ही 20 या अधिक कंपनियों का अंकेक्षक
नियुक्त किया हुआ हो वैसा अंकेक्षक भी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, कोई भी निजी कंपनी किसी भी नए व्यक्ति को जो सेवानिवृत्त नहीं हो रहा है 14 दिनों की पूर्व सूचना दिए बिना भी संचालक नियुक्त कर सकती है। इसी प्रकार से कोई भी निजी कंपनी 2 या अधिक संचालकों को एक ही संकल्प से नियुक्त कर सकती है। धारा 162 के अनुसार इनको ये भी विशेष अधिकार प्राप्त है कि कोई भी निजी कंपनी 2 या 2 से अधिक संचालकों को एक ही संकल्प से नियुक्त कर सकती है। इसी प्रकार से एक धारा 180 के अनुसार एक विशेषाधिकार यह दिया गया है कि कोई भी निजी कंपनी अपनी उन सभी शक्तियों का उपयोग अपने संचालक मंडल की सभाओं में संकल्प पारित करके कर सकती है जिनका कोई सार्वजनिक कंपनी अपनी साधारण सभा में विशेष संकल्प से सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही संचालक मंडल की सभा में उपयोग कर सकती है। तो ये भी विशेषाधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार से किसी निजी कंपनी का हितबद्ध संचालक इंटरेस्टेड डायरेक्टर किसी भी अनुबंध या सौदे में अपना हित प्रकट करने के पश्चात संचालक मंडल की सभा में भागीदारी कर सकता है जिसमें उस अनुबंध या सौदे पर विचार किया जा रहा हो। धारा 184 के अनुसार किसी भी निजी कंपनी में जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है किसी भी अनुबंध या सौदे में अपना हित प्रकट करने के पश्चात संचालक मंडल की सभा में भागीदारी कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नांकित वर्ग की निजी कंपनियां जो अपने संचालकों को ऋण प्रदान कर सकती हैं, जिसमें शामिल हैं कोई भी ऐसी निजी कंपनी जिसकी अंश पूंजी में से किसी निगम निकाय ने धन निवेश नहीं किया है, कोई भी निजी कंपनी जिसने अपनी प्रदत्त अंश पूंजी से दुगनी राशि अथवा 50 करोड़ रुपए में से जो भी कम राशि का बैंकों या वित्तीय संस्थाओं अथवा निगम निकाय से उधार लिया हो तथा ऐसी निजी कंपनी ने ऋण देने के समय उधारी के भुगतान में कोई त्रुटि नहीं की हो। इस प्रकार की निजी कंपनियां अपने संचालकों को ऋण प्रदान कर सकती हैं। नेक्स्ट, संबंधित पक्षकारों के सौदे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस संबंधी प्रावधान निजी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। धारा 188 कहती है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस संबंधी प्रावधान निजी कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट, किसी भी निजी कंपनी के लिए प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के लिए कंपनी की साधारण सभा से अथवा केंद्रीय सरकार से अनुमोदन कराना आवश्यक नहीं है। धारा 196(4) के अनुसार किसी भी निजी कंपनी के लिए प्रबंध संचालक, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर की नियुक्ति और पारिश्रमिक के लिए कंपनी की साधारण सभा से अथवा केंद्रीय सरकार से अनुमोदन कराना आवश्यक नहीं है। और अंतिम विशेषाधिकार के रूप में हम जिक्र कर सकते हैं कि यदि किसी निजी कंपनी की साधारण सभा द्वारा प्रबंध संचालक, पूर्णकालीन संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति का अनुमोदन नहीं किया जाता है तो भी उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। धारा 196(5) कहती है कि कोई भी निजी कंपनी साधारण सभा द्वारा प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति का अनुमोदन अगर नहीं भी करते हैं तो उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे।